हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 की समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारतीय समाज। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप जानेंगे। तो आज हम यहां पर इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय समाज हमारा जो है विविधताओं से भरा पड़ा है और हमारे समाज में देखेंगे आप हर जगह विषमता भी मौजूद है। यानी कुछ लोग जो हैं ऊंचे पायदान पे मौजूद हैं, कुछ लोग निम्न पायदान पे मौजूद हैं। हमारा समाज में सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारे समाज में वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था की वजह से हमारा समाज जो है भिन्न भिन्न यहाँ पर समूहों में विभक्त हो गया है। तो बात आज उन समूहों की ही बात होगी और उन लोगों के बारे में हम जानेंगे भी। तो यहाँ बताया गया है कि अगर आप भारत में जन्मे हैं, यहीं पढ़े बड़े लोग ये जानते हैं कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है भारतीय समाज में। अक्सर हम गलियों में और रेलवे प्लेटफॉर्म में क्या है भिखारियों को देखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कहीं घरेलू नौकर के रूप में भवन निर्माण के काम करते हुए कहीं कहीं देखते हैं, या फिर किसी ढाबे पर चाय की दुकान पर उन्हें बर्तन साफ करते हुए देखते हैं। वहीं ये छोटे बच्चे जो हैं नगरीय मध्य वर्ग के घरों में घरेलू नौकर के तौर पर भी काम करते हैं। वहीं आप ये देखते हैं कि जो मध्य वर्ग के जो घर होते हैं इनके बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते हैं, या फिर इनका ये बच्चा इनके बच्चों का ये बस्ता ढोते हुए आप देख सकते हैं इन्हें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये तो समाज में आपको भेदभाव समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या फिर ये बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, या फिर जिन बच्चों ने स्कूल में दाखिला ले लिया है कैसे भी करके, उनके साथ जो है कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव होता है और इन सब का वो सामना भी करते हैं। समाज में हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी देखते हैं, अल्पसंख्यक समूहों के साथ भी हिंसा देखते हैं। तो ये सब खबरें जो आ रही हैं कहीं ना कहीं ये सब पूर्वाग्रह की खबरें हैं और ये हमें रोजाना इन्हें पढ़ते हैं, आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं इनके बारे में। यहाँ बताया गया है कि सामाजिक असमानता और बहिष्कार का जो ये रोजमर्रापन है, यानी हम कहते हैं ये तो डेली रूटीन की चीज़ है, ये तो डेली की बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये रोजाना जब ये चीज़ें घटित होती हैं तो हम इन्हें स्वाभाविक मान लेते हैं कि भाई नेचुरल है, ये होता रहता है, ये तो एक हमारे सोसाइटी में चलता रहता है, हम ये मान लेते हैं। यानी हमें ये एकदम एक सामान्य सी की बात लगती है और हमें ये वास्तव में कुदरती चीज़ें, यानी हम इन्हें ये मान लेते हैं ये कुदरती चीज़ें हैं, इन्हें हम बदल नहीं सकते हैं और ये चल रही हैं, ये चलती रहेंगी, हम ये मान लेते हैं। अगर बताया गया है कि भाई अगर हम असमानता और बहिष्कार को कभी कभी अपरिहार्य नहीं भी मानते हैं, यानी जरूरी नहीं मानते हैं, तो अक्सर उन्हें उचित या न्यायसंगत भी मानते हैं। कहते हैं ये तो एक आम जीवन का हिस्सा है। वो जैसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है तो हम ये कह देते हैं भाई घर में 4 बर्तन होंगे तो आपस में खटकेंगे या बजेंगे, इस तरह की बातें कह देते हैं। मान लीजिए एक पति ने अपने पत्नी को डांट दिया, मार दिया, पीट दिया, तो हम ये कह के समझाते बुझाते हैं कि भाई घर में 4 बर्तन है तो आपस में खटकेंगे, इस तरह की बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं कि ये सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से चलती हैं। हम जब गरीबों को देखते हैं तो गरीबों को देखकर हमारे माइंड में ये फीलिंग आती है कि एक सामान्य बौद्धिक ज्ञान के आधार पर ये गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये गरीब या अथवा वंचित इसलिए हैं क्योंकि इनमें या तो योग्यता नहीं है या फिर अपनी स्थिति सुधारने के लिए ये पर्याप्त परिश्रम नहीं करते हैं। और अगर वे कहीं ना कहीं अगर अधिक परिश्रम करें या फिर बुद्धिमानी से अपने जीवन का प्रयोग करें तो आज जो जहां पर है वहां पर ये ना पहुंचे। हम इस तरह की सामान्य बौद्धिक ज्ञान के आधार पर बातें भी बना लेते हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है एक समाज की, ये बात आप सब नोटिस करेंगे, जो लोग सबसे ज़्यादा निम्न स्तर पर हैं वही सबसे ज़्यादा परिश्रम भी करते हैं। यानी कि ये लोग हम जो सोच लेते हैं भाई गरीब है, काम नहीं करता होगा, बैठा रहता होगा, बैठे बैठे कौन खिला देगा, इस वजह से गरीब है। लेकिन हकीकत ये है जो गरीब है, निम्न तबके का है, वही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। एक दक्षिण अमेरिका की एक कहावत भी है, बहुत फेमस कहावत है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पर कहा गया है यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज़ होती तो अमीर लोग जो हैं हमेशा उसे अपने लिए बचा कर रखते। ये हकीकत भी है। यानी अगर परिश्रम वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ होती तो अमीर लोग जो अपनी तिजोरियों में पैसा, धन, दौलत जो समेट रहे हैं वो इसे ना समेट कर परिश्रम को समेटते। संपूर्ण विश्व में आपको जो पत्थर तोड़ने वाला, खुदाई करने वाला या फिर वेट लिफ्टिंग का काम करने वाला है या रिक्शा या ठेला खींचने वाला है तो ये कमर तोड़ काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये गरीब के गरीब रहते हैं। कुछ अमूमन आप देखते होंगे कुछ लोग शायद आगे चलकर जो है छोटे मोटे ठेकेदार वगैरह बन जाए, लेकिन आप मूवी वगैरह में तो पॉसिबल है। किसी मूवी में आप बॉलीवुड की मूवी देखते होंगे कि गली का जो मजदूर है वो बहुत बड़ा जो आदमी बन गया, वो हो सकता है। लेकिन उनके लिए बताया कि भाई एक नाटकीय उत्थान जो आप देख रहे हैं इस तरह का कि एक गली का जो मजदूर आदमी है वो मुंबई का दादा बन गया, तो ये गैर कानूनी रूप से या फिर अनैतिक तरीके से जरूर बन सकता है, लेकिन मेहनत के दम पर नहीं। यहाँ पर ये बात साफ साफ कही गई है कि आप केवल फिल्मों में देखते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन जो है पूरे अमेरिका को ऊपर कब्जा कर लेने डॉन बन जाते हैं, इस तरह की मूवियाँ दिखाई गई हैं तमाम, दीवार वगैरह मूवी में। तो वो चीज़ें केवल फिल्मों में नाटकीय ढंग से होती हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगली जो आपकी हेडिंग है इसमें ये है यहाँ पर सामाजिक विषमता
एवं बहिष्कार ये सामाजिक कैसे हैं, यानी हम जो देखेंगे कि जो सामाजिक विषमता जो है और बहिष्कार जो है ये वास्तव में सामाजिक क्यों है, यानी इसे हम सामाजिक क्यों मानते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें 3 प्रमुख उत्तर हो यहाँ पर इसके हैं, एक्सपेक्टेड हैं, बताए गए हैं कि सामाजिक विषमता यानी असमानता और बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं बल्कि पूरे समूह से संबद्ध हैं। यानी आप जो समाज में भेदभाव विषमता देख रहे हैं वो कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है बल्कि पूरे समाज ने एक पूरी उसके खिलाफ एक पूर्वाग्रह तैयार कर लिया है। उस आधार पर उसके साथ जो है कहीं ना कहीं असमानता का बर्ताव हो रहा है। किसी एक व्यक्ति का यहाँ पे बर्ताव नहीं है, पूरे समाज का बर्ताव है, तो ये पूरे समूह से संबद्ध है। दूसरी बात ये है, ये सामाजिक है क्योंकि ये आर्थिक नहीं है, यानी आप देखेंगे ये समाज से जुड़े हुए हैं, यानी समाज में जो आपकी परिस्थिति है, स्टेटस है समाज में, वो कहाँ से तैयार होता है, समाज से तैयार होता है। आर्थिक स्थिति तय नहीं करती है, समाज की जो मनोवृत्ति है वो तय करती है आपका क्या यहाँ पर ओहदा होगा। तो यहाँ पर ये सामाजिक आर्थिक असमानता में सामान्यतः एक मजबूत संबंध होना है, तो यहाँ पर बताया गया सामाजिक है क्योंकि आर्थिक नहीं है, खास करके देखेंगे। तीसरी बात ये है, ये व्यवस्थित और संरचनात्मक है, यानी कि सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप है, यानी व्यवस्थित। और यहाँ पर संरचनात्मक का मतलब क्या है, यानी समाज में आज जो आप स्तरीकरण देख रहे हैं और उस स्तरीकरण में आप देखेंगे जो उच्च जातियों वाली लोग हैं, उच्च जातियों वाले लोगों की परिस्थिति जो है स्ट्रांग रहती है। वहीं निम्न जातियों वाले जो लोग हैं उनकी परिस्थिति समाज में देखा जाए, स्टेटस देखा जाए, वो निम्न का निम्न ही रहता है, चाहे वो कितने भी उच्च पद पर क्यों ना पहुंच जाए, सामाजिक हैसियत उन्हें नहीं मिल पाती है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि भाई वास्तव में ये व्यवस्थित रूप से मौजूद है, संरचनात्मक नहीं है ये। तो ये बात यहाँ पर दोहराई गई है इसके बारे में। सामाजिक विषमता के बारे में कुछ चीज़ें ये बात मानी जाती हैं कि प्रत्येक समाज में चाहे कुछ लोग जो हैं इनके पास धन है, संपदा है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूल्यवान संसाधन है, ये दूसरों की अपेक्षा इनके पास ज़्यादा होते हैं। तो सामाजिक संसाधन जो है, सामाजिक संसाधन पूंजी के 3 रूपों में हमने विभाजित किए जा सकते हैं। 3 रूप कौन कौन से हैं जिनमें हम सामाजिक संसाधनों को विभाजित करते हैं, वो आप चाहे नोट करना चाहें तो नोट कर लेना। भौतिक पूंजी में हम भौतिक जो संपत्ति है उसमें हम आय के रूप यानी आर्थिक पूंजी से मानते हैं। भौतिक संपत्ति और आय के तमाम जो रूप हैं आपके असेट वगैरह, संपदा वगैरह जो आपके पास है वो आर्थिक पूंजी है। वहीं प्रतिष्ठा, शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में जो आपके पास है वो सांस्कृतिक पूंजी है आपकी। सामाजिक संगतियां, संपर्कों के जाल, यानी समाज में जो आपकी उठक बैठक है, समाज में जो आपका दर्जा मिला हुआ है वो आपकी सामाजिक पूंजी है। और ये जो वर्गीकरण है, ये बोर्डियू एक आपके समाजशास्त्री हैं, इनके अकॉर्डिंग वर्गीकरण है कि समाज जो संसाधन है समाज के 3 रूपों में इन्होंने विभक्त किए हैं, आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी के रूप में विभक्त किए हैं। आप इन तीनों के बारे में आप लिख लेना। देखिए ऐसे जो पॉइंट आते हैं इन्हें आप नोट कर लिया कीजिए, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये पूंजी के 3 रूप वास्तव में आपस में जुड़े हुए होते हैं, घुले मिले होते हैं और एक दूसरे में कहीं ना कहीं बदलाव भी लाते हैं। यानी मान लीजिए हम किसी एक रूप को प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरे रूप में सतह परिवर्तन ले आते हैं। जैसे बात करें आर्थिक पूंजी की, यानी कोई व्यक्ति अगर धनवान है तो ऑब्वियस सी बात है समाज में अपना स्टेटस बना लेगा, अच्छा खासा स्टेटस तैयार कर लेगा। किसी व्यक्ति ने अच्छी खासी एजुकेशन हासिल कर ली, यानी शिक्षा हासिल कर ली, तो शिक्षा के दम पर क्या होगा, उसका एक स्टेटस बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बिल्कुल निम्न या गरीब परिवारों के बच्चे यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं और यूपीएससी क्रैक करने के बाद क्या होता है, यानी आईएएस या आईपीएस बन गए। उसके बाद उन्होंने किसी अच्छे घर से विवाह कर लिया, एक सामाजिक परिस्थिति जो अच्छी खासी प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि एक संपन्न परिवार का व्यक्ति अपनी आर्थिक पूंजी का प्रयोग करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यानी कि आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक या शैक्षणिक स्वरूप दे सकता है। उसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति जो है अपने प्रभावशाली मित्रों या संबंधियों के जरिए अच्छी सलाह से क्या एक सिफारिश से जानकारी पा सकता है और ऐसे करके सामाजिक पूंजी को आर्थिक पूंजी में भी बदल सकता है। यानी ये तीनों स्वरूप जो है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। देखिए सामाजिक संसाधनों तक जो हमारी असमान पहुंच है तो इसकी पद्धति ही वास्तव में सामाजिक विषमता ये कहलाती है। यानी आप जानते होंगे कुछ लोगों के पास अपार संसाधन है, कुछ लोगों की पहुंच संसाधनों तक हो गई है, तो समाज में उन्होंने अपना एक अलग स्थान क्रिएट कर लिया है। वास्तव में आपने पढ़ा होगा, यानी कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी में भी यही कहा गया है, कार्ल मार्क्स के विचारों में भी यही कहा गया है कि संसाधनों का जो वितरण हुआ है वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, इसकी वजह से समाज में एक विभेद क्रिएट हुआ है। यहाँ पर वही बताया गया है कुछ सामाजिक विषमताएं जो होती हैं ये व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को प्रदर्शित करती हैं, जैसे उनकी योग्यता, प्रयास में भिन्नता। ये एक सामाजिक जो है कहीं ना कहीं स्वाभाविक भिन्नता है, यानी कोई व्यक्ति में एक अच्छी खासी बुद्धिमान हो सकता है या फिर प्रतिभावान हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने समृद्धि और अच्छी स्थिति पाने के लिए कठोर परिश्रम किया हो। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि सामाजिक विषमता जो है व्यक्तियों के बीच सहज या प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं है, बल्कि यह उस समाज के द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें कि वो रहते हैं। यानी कि ये सामाजिक विषमता वाली जो कंडीशन है ये वास्तव में समाज क्रिएट करता है, ना कि कोई व्यक्ति।
यहाँ पर एक व्यवस्था और है जिसको हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इसकी वजह से भी लोगों को यहाँ पर समाज में अधिक्रमित संरचना में श्रेणीबद्ध किया जाता है, यानी वर्गीकरण किया जाता है। साफ साफ कहा जाए लोगों का वर्गीकरण किया जाता है सामाजिक स्तरीकरण में। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ लोग समाज में जो होते हैं ऊपरी पायदान पर होते हैं, कुछ निम्न पायदान पर होते हैं। अब जो ऊपरी पायदान पर मौजूद व्यक्ति है वो यही चाहेगा कि उसकी जो स्थिति है वो यथावत बनी रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। वहीं जो निम्न पायदान पर मौजूद जो लोग हैं, यानी जो हमेशा से शोषित वंचित रहे हैं, वो परिवर्तन को चाहते हैं। वो चाहते हैं समाज की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आए ताकि उनको भी समान अधिकार मिले। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है परिवर्तन के लिए पैरोकारी करता है, वहीं ये जो ऊपरी पायदान वाला व्यक्ति है वो परिवर्तन का विरोध करेगा। तो यही कुछ इसमें है, आपकी सामाजिक विषमता में भी है। यहाँ पर 3 मुख्य सिद्धांत हैं जो कि आपके सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण होता कैसे है, उससे बताते हैं। बताया गया है कि सामाजिक स्तरीकरण है व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार्य नहीं है, बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। यानी जो आप सामाजिक स्तरीकरण देख रहे हैं ये एक विभिन्नता या फिर एक अपने आप में एक टाइप नहीं है, बल्कि क्या है, समाज की एक विशिष्टता है, यानी समाज का एक अपने आप में गुण है, ऐसा बताया गया है। और ये ऐसा बताने वाला मैं नहीं हूं, या फिर ये पता है कौन है, ये जो आपके प्रयोजनवादी हैं, यानी कि जहां पर आप प्रकार्यवादी जिन्हें हम बोलते हैं, फंक्शनलिस्ट, उनका मानना यह है कि समाज में स्तरीकरण होना चाहिए, क्योंकि स्तरीकरण नहीं होगा तो समाज में जो मौजूद विभिन्न तबकों पर विभिन्न जो काम हैं या विभिन्न तबकों पर समाज की संरचना है वो वास्तव में ध्वस्त हो जाएगी। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर एक जो है गाड़ी का मैकेनिक है, कोई व्यक्ति क्या है एक इंजीनियर है, यानी गाड़ी बनाने वाला है, एक गाड़ी का मैकेनिक है, तो कोई व्यक्ति घर बनाने वाला है। यानी समाज में हर किसी की जरूरत है और समाज इन सब से मिलकर बना है, तो यहाँ पर स्तरीकरण होना जरूरी है। तो इनका मानना, यानी प्रकार्यवादी जो फंक्शनिस्ट हैं उनका मानना, उनके सोच में ये जो आपकी जो दी गई है सोच यहाँ पर, उसके हिसाब से सही है कि एक विशिष्टता है समाज की। यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक स्तरीकरण जो समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली जो व्यवस्था है जो समाज में संसाधनों को लोगों की विभिन्न श्रेणियों में असमान रूप से बांटती है। तकनीकी रूप से अगर हम देखें, तकनीकी रूप से सबसे अधिक जो आदिम समाज हैं, जैसे इसमें शिकारी हैं, संग्रहकर्ता समाज में, इनमें बहुत थोड़ा उत्पादन होता था। और यहाँ पर आप देखेंगे इनमें केवल प्रारंभिक सामाजिक स्तरीकरण था, क्योंकि लोग जो थे समूहबद्ध थे। तो समूहबद्ध होने की वजह से लोगों के अंदर संचय की प्रवृत्ति तो थी नहीं कि भाई हम ज़्यादा संचय करेंगे या ज़्यादा हमें बचा कर रखेंगे तो इसका ज़्यादा मूल्य होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो मिलजुल कर लोग रहते थे। तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर स्तरीकरण ज़्यादा नहीं था, प्रारंभिक रूप से था। खास करके जो अधिक उन्नत समाज हुए हैं, जहाँ पर लोगों के पास मूलभूत जरूरतों से अधिक उत्पादन करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे समाज जो है ऐसी विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में बंट जाता है। यहाँ पर कुछ वस्तुएं जो होती हैं समाज के कुछ लोगों के पास ज़्यादा होती हैं तो कुछ कम होती हैं। तो ऐसे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर समाज में एक स्तरीकरण क्रिएट हो जाता है। अगली बात बताई गई है सामाजिक स्तरीकरण के बारे में कि यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, यानी खास करके आप देखते हैं उत्तराधिकार के रूप में ही हमें मिलता है। यानी कि आपसे मैंने जो भी ऊपर लाइन बोली है कि एक ऊपरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, उच्च जाति वाला व्यक्ति, वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी परिस्थिति जो सामाजिक स्टेटस है खत्म हो, नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि उसकी यही स्थिति जो है इसके बच्चों को भी मिले, उत्तराधिकार में यही स्थिति बच्चों को भी मिले। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि एक व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है प्रदत्त है वो अपने आप मिली हुई तो होती है, यानी कि समाज से मिली हुई होती है। और खास करके आप माता पिता के जरिए भी सामाजिक स्थिति पाते हैं। यानी जाति व्यवस्था के अंदर आप देखेंगे कि जन्म भी हमारे व्यवसायिक अवसरों को निर्धारित करता है कि आप कौन सा व्यवसाय चुनेंगे, ये तय कौन करेगा, हमारा जन्म करता है। जाति व्यवस्था में आपको ये देखने को मिलेगा। वहीं जैसे बताया गया, जैसे एक दलित व्यक्ति है, दलित जो है पारंपरिक रूप से क्या है, खेतिहर मजदूर, सफाई कर्मी, चपड़े का काम करने वाला, या इन्हीं कार्यों से बंध कर रह जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। खास करके जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलने वाली जो सामाजिक परिस्थिति है, जाति व्यवस्था का ये सबसे बड़ा दोष है। इसकी वजह से समाज में क्या है, स्तरीकरण विद्यमान रहता है। इसे खत्म कैसे किया जा सकता है वो भी बताया गया है। या तो इंटरकास्ट शादियां वगैरह होने लगे तो इससे जो स्तरीकरण है वो कहीं ना कहीं छीड़ हो जाएगा और समाज में जो विभाजन है, जातियों का विभाजन है, ये छीड़ हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और ऐसे करके समतामूलक समाज बन जाएगा। इस तरह की बात यहाँ पर दोहराई गई है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर तीसरा सिद्धांत बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। ये भी बिल्कुल बात सही है। जो समाज में स्तरीकरण मौजूद है इसके पीछे लोगों की कुछ सोच होती है, मानसिकता होती है, जिसकी वजह से समाज में इस तरह की जो विचार प्रचलित रहते हैं कि भाई वो ऊपरी पायदान में इसलिए है क्योंकि उसने पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। यानी इस तरह की हमने कुछ जो कह सकते हैं पौराणिक वगैरह कथाएं कहानियां जोड़ दी हैं, जिसकी वजह से ये लोग ये समझते हैं अगर हमने निचली जाति में जन्म पाया है तो शायद हमारे पिछले जन्मों के कर्म सही नहीं होंगे, तभी हमें भगवान ने निचली जात में जन्म दिया। इस तरह की लोगों की जो है अवधारणाएं, विचारधाराएं जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर यही जो विश्वास है वास्तव में ये इस सामाजिक स्तरीकरण की विचारधारा को समर्थन देते हैं। यानी कि आप
कह सकते हैं यहाँ पर कि जो जाति व्यवस्था को धार्मिक या कर्मकांडी दृष्टिकोण से शुद्धता अशुद्धता के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि कहानी किससे गढ़ के, इसमें जन्म और व्यवसाय की बदौलत जो है ब्राह्मण जो है सबसे उच्च स्थिति में है और दलितों की जो है सबसे निम्न स्थिति है। यानी कि यहाँ पर वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर लोग जिन्हें अधिक सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं वो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था का समर्थन करते हैं, यानी जाति व्यवस्था का प्रजाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं। यानी कि मान लीजिए समाज में जो बैठे ऊपरी पायदान के लोग हैं और जिन्हें सामाजिक रूप से ज़्यादा अधिकार मिले हैं वो लोग हमेशा इसका समर्थन करेंगे, और जो लोग हमेशा दलित, शोषित, वंचित या अपमानित रहे हैं वो इसको चुनौती देते हैं, कहते हैं अब ये व्यवस्था चेंज करने का समय आ गया है। तो ये दोनों ही बातें जिसके बारे में ऊपर चर्चा कर चुके हैं हम लोग। हम अक्सर सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार की केवल आर्थिक संसाधनों के विभेदीकरण के रूप में ही चर्चा करते हैं, जबकि यहाँ पर संसाधन जो है इसके अन्य रूप में ही हैं। जैसे लोग लिंग की वजह से, धर्म की वजह से, नरजातीयता, आपकी कोई नस्ल है उसके आधार पर, भाषा या जाति के आधार पर, विकलांगता की वजह से भी आप भेदभाव या बहिष्कार का सामना करते हैं। यानी एक अभिजात्य महिला बताई गई है, अच्छी खासी एलिट क्लास की जो महिला है, अच्छे घर से आती है, वो भी सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकती है। एक धार्मिक या कोई नरजातीय अल्पसंख्यक समूह है, इसके मध्य वर्ग के व्यावसायिक व्यक्ति को भी महानगर में एक मध्यवर्गीय कॉलोनी में घर लेने में कठिनाई होती है। जैसा कि हमने पूर्व में एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा था कि एक धर्म विशेष के व्यक्ति को जो है किराए पर कमरा देने में आपत्ति जताई गई थी। कहा गया था तुम नॉनवेज खाते हो, इस आधार पर तुम्हें कमरा नहीं मिलेगा, जबकि उस बिल्डिंग में और लोग भी थे जो कि नॉनवेज खाते थे। तो ये चीज़ें हैं, ये देखने को कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो इनके बारे में ये धारणाएं जो हमारी बन चुकी हैं, ये धारणाएं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं। अब हम ये जानेंगे पूर्वाग्रह क्या होता है, ये कैसे क्रिएट होता है। यानी किसी समूह के बारे में जब हमारे विचार, पूर्व कल्पित विचार जो होते हैं, पूर्व में हम धारणा जो बना लेते हैं, वही वास्तव में पूर्वाग्रह कहलाती है। यानी पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों के द्वारा दूसरे समूह के बारे में जो पूर्व कल्पित विचार हैं या व्यवहार है उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। यानी कि किसी के बारे में हम पहले से निर्णय ले लेते हैं, यानी वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है, उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे काफ़ी जगहों के बारे में, काफ़ी लोगों के बारे में आपको पूर्वाग्रह बन चुका है कि फलानी जाति का व्यक्ति है तो उसमें दिमाग नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, ये पूर्वाग्रह है हमारा। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, जो पूर्वाग्रह वाला व्यक्ति है, पूर्वाग्रह से प्रेरित व्यक्ति है, तो उसके पूर्व कल्पित विचार जो होते हैं वो सबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। यहाँ पर देखिए पूर्वाग्रह में कहीं सबूत साक्ष्य नहीं मिलेंगे, सब सुनी सुनाई बातें हैं, जनश्रुतियाँ हैं। आपने समाज से जो सीखा है, समाज ने जो आपको जानकारी दी है, आप उसे ही सच मान लेते हैं और उसी के आधार पर आप अपनी धारणा सेट कर लेते हैं किसी के बारे में। तो ये बात यहाँ पर हकीकत है। जैसे बताया गया है कि भाई सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक, लेकिन ज़्यादातर शब्द जो पूर्वाग्रह है वो नकारात्मक में ही है। जैसे एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रहित हो सकता है और उन्हें बिना किसी सबूत के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों से श्रेष्ठ मान सकता है। यह अक्सर आपके हर समूह में, हर जातियों में ये देखने को मिलता है। हर समूह अपने आप को विशिष्ट बताता है, अपने आप को पौराणिक रूप से जोड़ने का प्रयास करता है कि भाई अतीत में हमारा ये था, अतीत में हमारे ये राजा से हम बिलोंग करते हैं, ये हमारे वंश हैं। इस तरह की आपने बातें देखी होंगी। तो ये कहीं ना कहीं ये पूर्वाग्रह हैं। आगे बता रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर जो पूर्वाग्रह हैं ज़्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं इन पर आधारित होते हैं। यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाएं जो होती हैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बन जाती हैं, यानी कि नरजातीय प्रजाति समूह के बारे में प्रयोग की जाती हैं धारणाएं। भारत में जैसे बताया गया है कि भारत जैसे देश में ये रूढ़िबद्ध वाला जो है विचार है, यानी स्टीरियोटाइप वाला जो विचार है, ये ब्रिटिश औपनिवेश के समय ये रहा है और यहाँ पर कई रूढ़िबद्ध विचार उस समय औपनिवेशिक शासन की देन रहे हैं। यहाँ पर आपको पता होगा 1857 के संग्राम के बाद, 1857 का जो संग्राम हुआ था और इस संग्राम में खास करके उत्तर भारत की जातियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। तो उत्तर भारत की जो जातियाँ उस समय ब्रिटिश सेना में तैनात थीं और उन लोगों ने हिस्सा लिया था। 1857 के बाद ये हुआ है कि उत्तर भारत की जातियों को जो है ब्रिटिश सेना में से निकाल दिया गया है। उसके स्थान पर जिन जातियों ने समर्थन किया था, यानी इस विद्रोह को कुचलने का समर्थन किया था, उन्हें भर्ती किया गया है। वहीं 1857 के विद्रोह में जो जातियां ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट गई थी, उन्हें क्या घोषित किया गया है कि भाई ये लड़ाकू जातियां नहीं हैं, ये मार्शल जातियां नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस तरह की जो रूढ़िवादी विचार हैं कि भाई ये जो पौरुषहीन लोग हैं, इनमें तो शक्तिहीन लोग हैं, ये लड़ ही नहीं सकते हैं, ये बेकार है, इसलिए हमने ब्रिटिश शासन ने इन्हें निकाल दिया है। तो यहाँ पर कुछ समुदायों को आप वीर प्रजाति की संज्ञा दी गई, यानी मार्शल कौम। आपने सुना होगा अक्सर वर्ड जो है, अक्सर ये शब्द चर्चाओं में आप देखते होंगे कि भाई तू तो मार्शल कौम से आता है, तू तो ये करेगा वो करेगा, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? मार्शल कौम वाला जो विचार है वो वास्तव में 1857 का जो संग्राम हुआ है उसके उपरांत ये विचार जन्मा है। यानी अगर आप इतिहास को उठाकर देखेंगे और आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, जो विपिन चंद्रा जी की मैंने किताब पढ़ाई थी आपको, जिसके नोट्स बनवाए थे, तो वहाँ भी मैंने ये बात कही थी कि जो 1857 के क्रांति के बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। अंग्रेजों ने कुछ जातियों को मार्शल जाति घोषित कर दिया है, प्रजाति, वहीं कुछ को कायर या पौरुषहीन या दगाबाज की संज्ञा दी है।
तो ऐसे करके कहीं ना कहीं एक रूढ़िबद्ध धारणा बन गई है उस जाति विशेष के समुदायों के प्रति। जैसे हम कई बार पाते हैं किसी पूरे के पूरे समुदाय को हम आलसी चालाक मान लेते हैं। यह सही है कि कोई व्यक्ति उस समुदाय का आलसी या चालाक हो सकता है या फिर बहादुर या कायर भी हो सकता है, लेकिन सही बात यह है कि इसमें कोई एक व्यक्ति हो सकता है, पूरा समुदाय नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, यानी हर जाति में चोर हैं, हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में बुरे लोग हैं। तो आप केवल किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं कह सकते कि पूरा धर्म बेकार है, पूरी जाति बेकार है, पूरा मजहब बेकार है, पूरा समूह बेकार है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में। यहाँ पर बताया गया है कि रूढ़िबद्ध धारणा जो है पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है। और इस धारणा के अंतर्गत क्या आता है, व्यक्तिगत, समयानुसार या पारिस्थितिजन्य भिन्नता को ही हम नकार दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर हम खास करके रूढ़िबद्ध धारणा से जब प्रेरित होते हैं तो पूरे समुदाय को एक एकल रूप में देखते हैं, एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। खास करके रूढ़िबद्ध धारणाएं जो होती हैं किसी एक व्यक्ति विशेष के रूप में के लिए बनती हैं। ये भी पूर्वाग्रह की तरह ही विचार है, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति विशेष को पूरा एक समुदाय को एकीकृत करके विचार बना लेते हैं। मान लीजिए कोई किसी एक जाति विशेष से आता है और हमने पूर्व में देखा है उसकी जाति ने कोई निम्न काम किया है, तो हम जैसे ही उस व्यक्ति को देखेंगे तो हमारे माइंड में वही चीज़ आ जाती है। आपने देखा होगा कई लोग जो है इस बात को लेकर तमाम तरह का छींटाकसी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये भी समाज में देखा गया है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यदि पूर्वाग्रह मनोवृत्ति और विचारों को दर्शाता है तो भेदभाव जो है दूसरे समूह या फिर व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार है ये वास्तव में। और भेदभाव को हम व्यावहारिक रूप से इस प्रकार भी हम देख सकते हैं, इसके तहत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दे दिए जाते हैं। यानी भेदभाव को हम किस रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर एक समूह के द्वारा दूसरे समूह के लोगों को आप अयोग्य बता दें कि आप तो इस योग्य है ही नहीं, इसलिए आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यानी कहीं कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चों ने, अभी एक आया था मुंबई का केस आया था जहाँ पर एक लड़की ने रैगिंग से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था और बाद में पता चला था कि उसको जातिगत आधार पर उस लड़की का जो है उपेक्षा की जा रही थी, भेदभाव किया जा रहा था, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही थी। बार बार कहा जा रहा था कि भाई आप रिजर्वेशन की वजह से यहाँ पे डॉक्टर बन पाए हो, ऐसे उसने सुसाइड कर लिया था। तो ये चीज़ें भी हैं, यानी समाज में आपके ये सब जो केसेस हैं ये आप टीवी अखबार वगैरह में आए दिन देखते हैं, आए दिन होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं प्रयास कर रही, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही, गवर्नमेंट ने तत्काल एक्शन भी लिया है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि जो भेदभाव है, भेदभाव किसी भी रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं है शैक्षिक में ही भेदभाव हो, कहीं भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर किसी के लिंग को लेकर, धर्म के आधार पर भी यहाँ पे भेदभाव हो सकता है। तो भेदभाव को पर्टिकुलरली प्रमाणित करना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि हो सकता है यह ना तो खुले तौर पर हो और ना ही स्पष्टतया हो सकता हो। यानी कहीं कहीं आप देखेंगे भेदभाव खुले तौर पर भी हो जाता है, कहीं कहीं नहीं होता है। जैसे खुले तौर पर ये है कि किसी से हम कह दें, कोई बच्चा अगर एक क्लासरूम में उससे कह दें कि नहीं आप इस बेंच पे नहीं बैठोगे, आगे वाली बेंच पे आप पीछे जाके बैठोगे, बेशक वो बच्चा मॉर्निंग में जल्दी आया है लेकिन फिर भी नहीं बैठने दे रहे, ये खुलेआम भेदभाव है। दूसरा एक भेदभाव ये है कि एग्जाम वगैरह हो रहे हैं तो आपने क्या किया, एक बच्चा जो आपके फेवर वाला है उसको आपने ज़्यादा मार्क्स दे दिए, वहीं दूसरा बच्चा जिसने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं उससे आपने नंबर उसके कट कर दिए। ये भी एक जो है भेदभाव का रूप है। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी कहीं कहीं खुले तौर पर होगा, कहीं कहीं ये स्पष्टता घोषित नहीं होता है। तो इसे जो है पूरी तरह से डिफाइन करना संभव नहीं है, इसकी स्पष्ट परिभाषा बनाना संभव नहीं है। अब अगली बात बताई गई है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार कैसे होता है। लोग कहते नहीं है कि समाज निकाला हो गया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया और समाज से बहिष्कृत कर दिया कि भाई उसने पूरे समाज का नाम खराब किया, इसलिए समाज ने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। खास करके गांव में वगैरह में आपने सुना होगा खाप पंचायत, जो वर्ड सुना है खाप पंचायत आपने, पश्चिमी यूपी वाला। तो खाप पंचायत में सामाजिक बहिष्कार वाला जो रीति रिवाज है वो अच्छा खासा प्रचलन है, और ये तो नज़दीक में है तो हमने बता दिया। और भी जगहों पर ऐसा है सामाजिक अपवर्जन या सामाजिक बहिष्कार, यानी कोई व्यक्ति अगर अपनी जातिगत समुदायों के अगर नियम कानून तोड़ता है तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उससे कोई संबंध नहीं रखा जाता है। यानी यहाँ तक उसके साथ विवाह संबंध वगैरह कोई यहाँ पर जो सामाजिक जो होते हैं रीति रिवाज उसमें भी उसे इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो सामाजिक बहिष्कार यहाँ पर वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है या फिर अलग अथवा पृथक रखा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। यहाँ बताया गया है कि यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनता के लिए खुले होते हैं। यानी जैसे वही सिंपल सा वर्ड है हुक्का पानी बंद कर देना, यानी कि जो मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं उसकी सप्लाई उसे कोई नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए गाँव में रहने वाला व्यक्ति है और उसका पूरे गांव ने कह दिया कि भाई इसका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, जो गांव वगैरह में जो शादी विवाह के प्रोग्राम होते हैं उसमें उसे नहीं बुलाया जाएगा, कोई अपनी दुकान से जो सामान नहीं देगा, कोई सहायता करने के लिए साथ में खड़ा नहीं होगा, ये इस तरह से बहिष्कार होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब जो बहिष्कार जो वास्तव में है ये समाज में जो संरचनात्मक विशेषताएं इनका परिणाम है, समाज में जो स्तरीकरण है उसकी वजह से भी आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि इस बात पर ध्यान देना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक बहिष्कार जो होता है वो अनैच्छिक होता है, यानी इसमें किसी की इच्छा नहीं होती है।
यानी कि यहाँ पर जो बहिष्कार है वो बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। यानी कि किसी की इच्छा नहीं होती है समाज से अलग होना, यानी कि कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनकी इच्छा के विरुद्ध होता है। जैसे आप देखेंगे शहरों कस्बों में हम हजारों बेघर गरीब लोगों को देखते हैं, और तो धनी व्यक्तियों को भी आप कभी कभी फुटपाथ या पुलों के नीचे सोते नहीं देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि गरीब लोग तो फुटपाथ के नीचे सो रहे हैं, जो है पुलों के नीचे सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धनी व्यक्ति को कभी नहीं देखते हैं फुटपाथ के नीचे सोते हुए। इसका अर्थ ये नहीं है कि धनी व्यक्ति फुटपाथ या पार्कों का प्रयोग करने से बहिष्कृत है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन वो इनका प्रयोग नहीं करना चाहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि सामाजिक भेदभाव को कभी कभी इस गलत तर्क से हम न्याय संगत ठहरा देते हैं कि बहिष्कृत समूह स्वयं ही सम्मिलित होने का इच्छुक नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने समाज में नहीं मिल पाया या समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया क्योंकि उसने सामाजिक रीति रिवाजों का विरोध किया था। जैसे एक कहानी हमने पॉलिटी में पढ़ी थी, आपको पता याद होगी कि उस व्यक्ति ने जो एक निम्न जाति का व्यक्ति था, उसने गांव में जो भी एक संस्कार होता था, जो भी उनकी रीति रिवाज वाला कर्मकांड होता था, उसने उसमें भाग लेने से मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मैं इस तरह की रीति रिवाज का पालन बिल्कुल नहीं करूंगा। तो वही सब चीज़ें हैं। तो कई बार क्या होता है, कई बार मौके भी दिए जाते हैं लोगों को शामिल हो जाइए, लेकिन लोग शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कई लगने लगता है कि स्वयं ही सम्मिलित होने का इच्छुक नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि बहिष्कार जो है किसी की इच्छाओं के फेवर में नहीं होता है, बल्कि उसकी इच्छाओं के विरुद्ध होता है। आगे बताया गया है कि भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार का एक लंबा अनुभव आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह की प्रतिक्रिया के रूप में आप देखेंगे कि बहिष्कृत व्यक्ति मुख्यधारा में शामिल होने का प्रयास अक्सर बंद कर देते हैं। जब उन्हें लगने लगता है कि वास्तव में यहाँ पे प्रयास करना व्यर्थ है, तो प्रयास नहीं करते हैं। जैसे आपने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में सुना होगा, जैसे मंदिर आंदोलन जो चला था, और मंदिर आंदोलन जो कितने साल तक चला, उसके उपरांत भी उन्हें जब प्रवेश नहीं दिया गया, एंड में क्या हुआ, उन्होंने अपने अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म का पालन कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ बताया गया है कि जब उच्च जाति जो हिंदू समाज हैं, इन्होंने निम्न जातियों के लिए, खास करके दलितों के लिए मंदिरों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है, तो इसके बाद क्या किया है, इसके बर्ताव के बाद जो दलित हैं, दलितों ने अपने मंदिर बना लिए या फिर बौद्ध, ईसाई या इस्लाम जैसे धर्म को अपना लिया। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आज के समय में पूछा जाए दलित से, तो दलित हिंदू मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहेंगे, उनका मन नहीं करेगा। उनका मानना यही है कि आपने पहले से ही हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया है, तो अब शामिल करने से क्या फायदा है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें कैसे उपजती हैं, वही बताया गया कि ये स्थिति जो है बहिष्कार या अपमान के लंबे अनुभव से उपजती है। आज जो लोग नहीं चाहते हैं दलित समुदाय के व्यक्ति कि हम हिंदू समाज में हमारा समायोजन हो, इनके साथ हम मिलकर चलें, नहीं चाहते हैं, तो उनका रीजन यही है, उनके पास एक कारण है, कारण वही है, एक लंबे समय से बहिष्कृत रहे हैं, अपमानित रहे हैं, तो आज उनके मन में कुंठा बनी हुई है और वो इस वजह से समायोजन बिल्कुल नहीं चाहते, उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया है। यहाँ पर आप बताया गया कि इतिहास की विभिन्न अवधियों में आप जाति, लिंग, धार्मिक भेदभाव, इनके विरुद्ध आंदोलन भी हुए, ऐसा नहीं आंदोलन नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कानून वगैरह बने हैं, उन्होंने समाज में मौजूद भेदभाव वगैरह जो हुए हैं या सामाजिक परिवर्तन है, उनको लाने में ये असमर्थ रहे हैं। यानी कि बताया गया कानून अकेले अपने बूते पर समाज को रूपांतरित करने या फिर स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ है। यानी कि जब तक समाज रेडी नहीं हो जाएगा, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक कानून कुछ भी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक कथन मुझे याद आता है, उन्होंने साफ साफ कहा है, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो तब तक बेकार है जब तक उसे समाज जो है मान्यता प्रदान ना कर दे। यानी समाज से मान्यता मिलना बड़ा आवश्यक है। अगर समाज ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज उसे बार बार बहिष्कृत कर रहा है, तो वास्तव में वो कानून प्रासंगिक नहीं रह जाएगा। और ये आज आप भी देखते होंगे, जैसे आपने देखा होगा ऑनर किलिंग वाला है, सम्मान के लिए हत्या, यानी कि लड़का लड़की कर 18+ है, लड़की 18+ है और लड़का 21+ है, अपनी मर्जी से शादी करते हैं, फिर भी उनकी जो हत्या कर दी जाती है, जबकि कानून बना हुआ है बाकायदा, पूरा संविधान में जो संविधान के नियमों के तहत कानून बनाया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है क्योंकि समाज इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। भेदभाव तथा बहिष्कार का क्या अर्थ है, यानी कि ये कुछ लोग बताया गया कि यह विशेषाधिकार प्राप्त भारतीयों को तब समझ में आया है कि जब वे ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्यों के हाथ में इसका शिकार हुए हैं। यानी भेदभाव और बहिष्कार का जो अर्थ है, या भेदभाव या बहिष्कार की जो अनुभूति है, शुरुआत में भारतीयों को नहीं थी। शुरुआत में भारतीयों को लगता था एक स्वाभाविक बात है, ये इसमें कुछ भी नहीं है कि दलित जातियां हैं तो उनका हम बहिष्कार करेंगे, उनको हम प्रताड़ित करेंगे, एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर आए हैं और अंग्रेजों ने जब पूरे भारतीयों के साथ उपेक्षा की है, पूरे भारतीयों का यहाँ पर शोषण किया है, उनके साथ ऊंच नीच का व्यवहार किया है, तब यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर अन्य जातियों के लोगों को लगने लगा है कि भाई अब हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम जो भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे करके इन लोगों ने फिर अपने लिए न्याय के लिए फिर यहाँ पर नए नए विचारों की परिणति हुई है और ऐसे करके एक सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि निसंदेह रूप से आप ये देखेंगे कि विभिन्न भेदभावग्रस्त समूह हैं, जैसे महिलाएं हैं, दलित हैं, अन्य उत्पीड़ित जातियां हैं, इनके लिए सामान्य थे। यानी इनके लिए जो भेदभाव हो रहा था इसकी अनुभूति समाज में नहीं थी, इसको लोगों को यही लगता था ये तो सामान्य सी घटना है, इनके साथ तो भेदभाव होना ही चाहिए, ये इसी लायक है।
लेकिन जब उपनिवेशवाद आया और अभिजात्य वर्ग यानी कि जो भारत का उच्च वर्ग था उसके साथ भेदभाव जब हुआ तब उसे लगने लगा कि वास्तव में अब ये भेदभाव होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक होता है। और ऐसे करके आप देखेंगे औपनिवेशिक शासन के अपमानजनक व्यवहार का सामना करने के साथ साथ लोकतंत्र, न्याय के विचार, ये सब जो है यहाँ पर निकले हैं। तो भारतीयों ने बहुत से समाज सुधार आंदोलन को प्रारंभ भी किया है इसमें। तो ये सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यानी कि जब जो भेदभाव है समाज के एक बड़े तबके के साथ हुआ तब उसे लगने लगा कि वास्तव में भेदभाव अपमानजनक होता है, तो अब हमें विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ 4 समूह और हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है, जैसे दलित या पूर्व अछूत जाति हैं, आदिवासी समूह हैं जिन्हें जनजाति कहा जाता है, महिलाएं हैं या फिर अन्यथा सक्षम लोग हैं जिनके साथ भेदभाव होता है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले अगली हेडिंग अब आपकी यहाँ पर है, जाति और जनजाति 2 व्यवस्थाएं जो विषमता को कायम रखती हैं और न्याय संगत सिद्ध करती हैं, वो हम देखेंगे। जाति के बारे में पहले हम पूर्ववर्ती अध्यायों में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जाति क्या है? एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर जाति आपके भारतीय समाज की सबसे कठोर व्यवस्था रही है। और जाति व्यवस्था एक विशिष्ट भारतीय सामाजिक संस्था है जो विशेष जातियों में पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार को लागू करती है, न्याय संगत, न्यायोचित ठहराती है और कहीं ना कहीं अपमानजनक है, बहिष्करणकारी है, शोषणकारी भी है, ये बात हम जानते हैं। ऐतिहासिक रूप से आप देखें तो जाति यहाँ पर क्या है? जाति व्यवस्था व्यक्तियों को उनके व्यवसाय या फिर स्टेटस के आधार पर वर्गीकृत करती है, यानी कुछ लोग जाति के आधार पर कुछ ऊंची पायदान पर है, कुछ निम्न पायदान पर है और जाति के आधार पर लोगों के व्यवसाय यहाँ पर तय हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर एक विशेष जाति में जन्मा व्यक्ति जो है उस व्यवसाय में भी जन्म लेता है जो कि उसकी जाति से जुड़ा हुआ है। और समझ रहे हैं आप? तो ऐसे करके कहीं ना कहीं प्रत्येक जाति का एक सामाजिक परिस्थिति या हैसियत तैयार हो जाती है और समाज में एक विशेष स्थान यहाँ पर दिया रखा है। खास करके जो आपके धर्म ग्रंथ वगैरह हैं वो सख्त नियमों के साथ जाति व्यवस्था को और कठोर बनाते हैं। उनका मानना ये है कि जाति व्यवस्था में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को निश्चित रूप से अलग रखा जाता है इसमें। जैसे अनुष्ठानिक रूप से सबसे ऊंची जाति जो है, ब्राह्मण को या धन संचय की अनुमति नहीं थी शुरुआत में। ये शुरुआत की बात हो रही है जबकि धर्म या कर्मकांड के आधार पर हमारे समाज में जाति व्यवस्था को वर्गीकृत किया गया था। ब्राह्मण यहाँ पर केवल धार्मिक या परलौकिक क्षेत्र में सर्वोपरि होने के बावजूद क्षत्रिय राजाओं की ईलौकिक धर्म से परे शक्ति के अधीन होते थे, जबकि वहीं जो क्षत्रिय लोग हैं वो सब कुछ शक्ति होने के बावजूद भी अनुष्ठानिक जो कार्य हैं वो ब्राह्मणों के अधीन करवाते थे। ये सब क्या था? ये धर्म ग्रंथों के जो सख्त नियम थे इनके अकॉर्डिंग समाज चल रहा था। तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें सबको सही बताया गया है कि जाति व्यवस्था जो चल रही है, समाज में मौजूद विभेद जो चल रहा है वो अपने पूर्व कर्मों के आधार पर है और पूर्व कर्मों के आधार पर होने की वजह से इसे बदलना नहीं चाहिए, इसे यथावत चलते रहना चाहिए। तो आप ये भी देखेंगे कि ऐतिहासिक व्यवहार में सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे के अनुरूप होती है। जैसे यहाँ कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि उच्च जातियाँ प्राय निर्विवाद रूप से उच्च आर्थिक परिस्थिति प्राप्त करती हैं, जबकि निम्न जातियाँ जो होती हैं इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इनकी निम्न आर्थिक स्थिति होती है। आधुनिक काल में आप देखेंगे जब 19वीं सदी में जब औद्योगिकरण का उदय हुआ है तो जाति और व्यवसाय के बीच में संबंध काफ़ी ढीले हुए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? औद्योगिकरण के उदय के बाद क्या हुआ है? अब लोग अपने जातिगत जो व्यवसाय से हैं उनसे उन्मुक्त हुए हैं, नए उद्योगों में स्थापना हुई, उन उद्योगों में जाकर उन्होंने काम धंधे किए हैं, वहाँ पर जो है तमाम जातियों के लोग साथ साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वही है, व्यवसायिक परिवर्तन संबंधित जो होते हैं वो अनुष्ठानिक धार्मिक प्रतिबंध आज उतनी आसानी से लागू नहीं किया जा सकते, क्योंकि आज का समाज जो है आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक विशिष्टता प्राप्त कर चुका है, कार्य कौशल की विशिष्टता प्राप्त कर चुका है। तो आज के समाज में इस तरह के जो विभेद हैं वो देखने को अब नहीं मिलेंगे, या फिर हैं भी तो कम हैं। यानी आप 150 साल की तुलना में आज के समय में देखें तो आर्थिक स्थिति के सहसंबंध कमजोर हुए हैं। आज अमीर और गरीब हर जाति में पाए जाते हैं। तो ये अंतर आज आपको देखने को मिलेगा। यानी कि समाज जो है निश्चित रूप से बदला है, लेकिन व्यापक स्तर पर अभी भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी ये बात सच है कि समाज का जो साधन संपन्न ऊंचा ओहदा है वो वर्ग उच्च जाति के लोगों का है। यानी आज भी समाज में जो ऊंचा वर्ग है उसके पास ज़्यादातर संसाधन है, ज़्यादातर धन संपदा है, और निम्न जाति वाले लोग हैं आज भी संघर्ष कर रहे हैं। बेशक ऊंची नौकरियों में पहुंच गए लेकिन फिर भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं आया है। यहाँ पर अगली यहाँ पर जो आपकी है ये रिपोर्ट है। अब देखिए मैं यहाँ पर नई रिपोर्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। आपके सामने यहाँ पर टेबल दी हुई है, 2 टेबल दी हुई हैं। तो यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है, 2011-12 के आंकड़े हैं। यहाँ बताया गया है कितने लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे जाति और समुदाय के रूप में यहाँ बताया गया है कि ग्रामीण भारत में 327 रुपये या कम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह व्यय करने वाले घर कितने हैं। तो अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ ऐसी हैं, इनमें ऐसे लोग हैं लगभग 45.3% लोग ऐसे हैं जो कि महीने में 327 रुपये या फिर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह व्यय इससे भी कम करते हैं। नगरीय जीवन में बताया गया है कि जो आपकी शेड्यूल कास्ट हैं
इनमें सॉरी शेड्यूल्ड ट्राइब है, यहाँ पर कास्ट नहीं है, जनजातियाँ हैं ये, तो 454 रुपये कम प्रति व्यक्ति या प्रतिमाह व्यय करते हैं। इसमें 24.1% शहरी यानी नागरिकों में जनजातियाँ हैं। जातियों में आप देखेंगे इसमें अच्छी खासी संख्या है। तो ये वर्गवार बताया गया, वर्गवार स्थिति बताई गई है कि इतना जो 327 रुपये प्रति व्यक्ति जो प्रतिमाह खर्च है ये कौन कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जनजातियों में लोगों की संख्या ज़्यादा है, चाहे शहरी परिप्रेक्ष्य में देखें या फिर ग्रामीण में देखें। जनजातियों और जो आपकी एससी वाली जातियाँ इनकी ज़्यादा है संख्या। वहीं आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो नीचे की तरफ आप जो पाएंगे जो उच्च जातियाँ हैं, जैसे उच्च जाति सिख है, तो ये इसमें बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 327 रुपये से कम खर्च करते हैं, यानी कि इसमें जो है लोग अच्छे धनाढ़ संपन्न हैं, शहरी क्षेत्र में भी इसके संपन्न हैं। जबकि आप SC ST जो जातियां हैं यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब वाली जाति है, शेड्यूल्ड कास्ट वाली जाति, इनमें लोगों की संख्या ज़्यादा देखेंगे जो कि इस कीमत से यानी इस प्राइस से भी नीचे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। अगली जो है यहाँ पर आपकी टेबल जो आपकी साड़ी ये है समृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत बताया गया है कि 1000 रुपये यहाँ बताया गया ग्रामीण भारत के संदर्भ में 1000 रुपये या अधिक प्रति व्यक्ति प्रतिमाह व्यय करने वाले, और नगरीय जनसंख्या में 2000 रुपये या इससे ज़्यादा व्यय करने वाले बताया गया है। अनुसूचित जनजातियों में देखें तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह व्यय करने वाले की संख्या जो है पूरी अनुसूचित जनजातियों की संख्या का मात्र 1.4% है। वहीं जनजातियों में देखें, अनुसूचित जातियों में यानी शेड्यूल्ड कास्ट में देखें तो यहाँ पर पूरी जो शेड्यूल्ड कास्ट के जितने लोग हैं उनमें से 1.7% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह खर्च कर पाते हैं, यानी कि इससे भी कम संख्या है उनकी। तो ये पूरा यहाँ पर बताया गया है, इनके बारे में आंकड़े ये दोनों दिए हुए हैं। अगली हेडिंग है वो आपकी अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, जिसे हम आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है। और ये जाति व्यवस्था का सबसे अत्यंत घृणित और सबसे ज़्यादा दूषित पहलू है, जो कि धार्मिक एवं कर्मकांडी दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने पर सबसे जो नीचे मानी जाने वाली जातियां हैं, इनके सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक जो दंड है इसका विधान करता है। यानी वास्तव में हमारे धार्मिक कर्मकांड जो है इन लोगों को बिल्कुल इन्होंने हाशिए पर रखा है और इनके लिए तमाम जो तरह के दंडों का प्रावधान भी इसमें किया है। अस्पृश्य जातियों की स्थिति ये है समाज में कि जातिगत सोपान में जो धार्मिक या कर्मकांडी विधान है उनमें भी इस जाति सोपान के बारे में कोई भी अधिक्रम नहीं बनाया गया है, यानी कोई भी इसका सामाजिक पैमाना तैयार नहीं किया गया है। जैसे समाज में आपने देखा था वर्ण विभाजन में आपने देखा था 4 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जो आपका ये छुआछूत यानी अस्पृश्य वर्ड है इसको इन चारों में से किसी में ऐड नहीं किया है, इसको बिल्कुल अलग फेंक दिया है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इसका जाति सोपान या अधिक्रम में कोई स्थान ही नहीं है, इस बिल्कुल व्यवस्था से बाहर रखा है और सबसे ज़्यादा इसे अधिक अशुद्ध अपवित्र माना जाता है। इनके छू जाने मात्र से सभी जातियों के सदस्य अत्यंत अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या है, अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को अत्यधिक कठोर दंड भुगतना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उच्च जाति वाला व्यक्ति इसके संपर्क में आ गया है या अपने आप को इसने टच करवा दिया है, तो क्या है इसके शुद्धिकरण के लिए तमाम तरह की क्रियाएं, तमाम तरह के जो कर्मकांड दिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। खास करके आप देखेंगे छुआछूत का जो बोलबाला आपके विशेष दक्षिण भारत में है और यहाँ पर दूर से शुद्धता की धारणा भी विद्यमान है। दूर से मतलब क्या है कि किसी दलित व्यक्ति की, किसी जो अस्पृश्य व्यक्ति का परछाई भी पड़ जाती है तो भी लोग अपने आप को क्या मानते हैं कि हम अशुद्ध हो गए। इस तरह की धारणा दक्षिण भारत में आपके खासकर देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी ये अस्पृश्यता पूरे भारत में, समूचे भारत में विद्यमान है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। यहाँ पर अस्पृश्यता के आपको 3 आयाम देखने को मिलेंगे। 3 आयाम कौन कौन से हैं? एक तो अपवर्जन यानी बहिष्कार है, अनादर यानी अनादर का मतलब जानते हैं, अधीनता या शोषण। अधीनता का मतलब क्या है, आप किसी के लिए बेगार के रूप में काम करें, वो आपसे मनमर्जी से जो चाहे काम करवाए। ये तीनों रूप आपको मौजूद हैं। यानी कि आप देखेंगे अन्य नीची जातियों को भी कुछ हद तक अधीनता और शोषण का सामना करना पड़ता है, लेकिन बहिष्कार का उतना चरम रूप नहीं है जितना ये अस्पृश्य जातियां सहती हैं। ये अस्पृश्य जातियों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सहना पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो अछूत जातियाँ हैं उन्हें बहिष्कार झेलना पड़ता है। यानी कि आप देखेंगे पेयजल के जो सामान्य स्रोत हैं इनसे इन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता है। कुएं, हैंडपंप, घाट लगे हैं, इनसे पानी नहीं भरने दिया जाता था। साथ ही साथ सामाजिक कोई धार्मिक अनुष्ठान है उसमें त्यौहार वगैरह इन्हें भाग नहीं ले सकते थे। इन्हें जो है सबसे निम्न माने जाने वाले जो काम है उनसे जोर जबरदस्ती करवाए जाते थे। किसी धार्मिक उत्सव के लिए ढोल नगाड़े बजाना है या फिर ये करते थे ऊंची जातियों के लोगों के लिए, इनके लिए सम्मान प्रदर्शित करने का भाव, जमीन पर लेट कर उन्हें जो है प्रणाम करना, या फिर टोपी या पगड़ी उतारने के लिए कहते थे। जो पहने हुए जूते हैं उन्हें सर पर रखने के लिए या फिर पकड़कर हाथ में पकड़कर कहने के लिए कहते थे, सिर झुकाकर चलने के लिए कहते थे। इस तरह के यानी ये सब चीज़ें इनके साथ हुई हैं। इन सबसे ज़्यादा अछूत व्यक्तियों के साथ हर तरह का यहाँ पर भेदभाव यहाँ पर देखने को मिला है कि ये सब चीज़ें इनके साथ घटित हुई हैं।
यहाँ पर अपवाद जो अपशब्द हैं यानी कि जो गाली गलौज है, तो अपशब्द सुनना और अपमान सहना तो इनका एक रोजमर्रा का काम है, इनके रूटीन में बन गया था। ऐसा यहाँ पर देखा गया है कि इन्हें डेली इनसे जो है गाली गलौज करके ही बात की जाती थी। इन्हें जो है कोई भी सम्मान तरीके से कोई इन्हें नहीं बुलाता था। इन्हें आमतौर पर जो बेगार भी करनी पड़ती थी, यानी कि बिना मेहनताने की मजदूरी, इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता था, बहुत कम, या फिर मजदूरी दी जाती थी, बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। यानी वास्तव में अस्पृश्यता की जो अखिल भारतीय प्रघटना है ये पूरे भारत में विद्यमान थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अंतर काफी था। जैसे दक्षिण भारत में क्या था कि दूर से भी अपवित्र माने जाने का रिवाज था, तो इस तरह से आप देखें कहीं कम थी तो कहीं ज्यादा थी। आप ये देखते हैं कि अस्पृश्यों को पिछली अनेक शताब्दियों से सामूहिक रूप से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और ऐसे करके तमाम नामों की व्युत्पत्ति भी हुई है। सच तो ये भी है कि उनमें से अनेक शब्द तो आज भी गाली के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि उनके लिए एक दंडनीय अपराध बनाया गया है। आज दंडनीय अपराध है, आप किसी दलित व्यक्ति को उसकी जातिगत आधार पर टिप्पणी कर रहे हैं या जातिगत नाम से पुकार रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। ये भी प्रावधान है यहाँ पर। महात्मा गांधी ने जो ये जातियां हैं जो सामाजिक रूप से सबसे उपेक्षित या हाशिए पर रही जातियां हैं, इनके लिए हरिजन शब्द प्रयोग किया था, यानी परमात्मा के बच्चे। हालांकि इस बात की आलोचना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कही थी। बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था कि आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उन्हें और आइडेंटिफाई करवा रहे हो, यानी और उनको जो है कहीं ना कहीं एक पहचान दे रहे हो कि हरिजन है। हरिजन का मतलब क्या हुआ कि आप अछूत माने जाने वाली जातियों से बिलोंग करते हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, देखिए सबके अपने विचार हैं, मैम हम सबके सम्मान करते हैं। हो सकता है महात्मा गांधी कुछ अलग विचार रहे हो, डॉक्टर अम्बेडकर कुछ अलग विचार रहे हो, सबके अपने विचार हैं, तो इसमें किसी का कोई बुरा नहीं मानने वाली बात है। यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं यहाँ पर कि भूतपूर्व अस्पृश्य समुदाय हैं, उनके नेताओं ने यहाँ पर दूसरा शब्द गढ़ा है जिसका नाम है दलित। और दलित का अर्थ क्या होता है भारतीय शब्दों में जो है, यहाँ पर देखें भारतीय भाषा में पैरों से कुचला हुआ या फिर उत्पीड़ित लोगों का एक द्योतक है। ये शब्द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं गढ़ा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं गढ़ा है, बल्कि जो तमाम सामाजिक आंदोलन चले हैं उनके उपरांत ये शब्द निकल कर आया है। खास करके आप देखेंगे 1970 के दशक में जो मुंबई में जाति दंगे हुए हैं, उसके दौरान इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है। उस समय जो है पश्चिमी भारत में एक समूह निकल कर आया है जिसका नाम है दलित पैंथर्स, और ये समूह निकल कर आया और इसने अपनी समूहगत पहचान बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा वहां पर किया है, ये बताया गया है इसमें। अगली हेडिंग आपकी जो है जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा जो उठाए गए कदम है वो बताया गया है। तो ऐसे कैसे कदम उठाए गए हैं, देखिए इन लोगों ने जो आपकी जो इस तरह की जातियां हाशिए पर रही जातियां, इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान ही अपनी मांग उठाना स्टार्ट कर दिया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं से भी अपनी मांग उठाना स्टार्ट कर दिया था कि सामाजिक रूप से हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो ब्रिटिश भारत की सरकार ने 1835 में इन्हें जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में इनकी सूचियां तैयार की, कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक पायदान पर सबसे निचली मानी जाती हैं, तो इनकी एक लिस्ट तैयार करो। और ऐसे करके उन्हें एससी और एसटी की जातियों के नाम दिए गए, जातियों के और उन जनजातियों के नाम दिए गए, और उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण विशेष बर्ताव का पात्र इन्हें माना गया था। ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ पर आप देखेंगे देश आज़ाद होने के बाद। तो देश आज़ाद होने से पहले एससी एसटी के लिए प्रावधान ब्रिटिश सरकार ने बना दिए थे, एससी एसटी को ब्रिटिश सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया था। हालांकि जब देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद होने के बाद संविधान बनाया गया है, तो इनके लिए प्रावधान संविधान में वर्णित किए गए थे। लेकिन आज़ादी के कुछ सालों बाद ये महसूस किया जाने लगा कि इन जातियों के अपेक्षा भी कुछ ऐसी जातियां मौजूद हैं समाज में जो कि वास्तव में जिनके साथ भी शोषण हुआ है और आज भी शोषण हो रहा है। तो उन्हें अदर बैकवर्ड कास्ट का नाम दिया, यानी कि पिछड़े वर्गों का नाम दिया। और 1990 के दशक में इनको भी यहाँ पर कुछ कार्यक्रमों के तहत इनको भी यहाँ पर जोड़ दिया है, इस पायदान इस कड़ी में इनको भी जोड़ दिया है। आप देखते होंगे कि समाज में समतलीकरण करने के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इसके अंतर्गत आप जानते हैं इनको जो है सार्वजनिक जीवन के कुछ पक्षों में इनकी एससी जाति की या फिर एसटी की व्यक्तियों की सीटें निर्धारित होती हैं, यानी खास करके जो अलग अलग आरक्षण है आपका, चाहे तो इलेक्शन के संदर्भ में हो, राज्य या केंद्रीय विधानमंडलों में हो, पंचायती राज व्यवस्था में हो, या फिर जो एजुकेशन के जो संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, नौकरियां वगैरह हैं, वहां पर इनकी सीटें रिजर्व की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देखते होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आरक्षण को खत्म करने के लिए बहुत से कानून भी बनाए गए हैं जो जाति भेदभाव को उन्मूलन करते हैं। आप सभी को पता होगा, आपका आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है। इसका मानना यह अगर कोई व्यक्ति समाज में आज के समय में इस तरह की विचारधारा का प्रेषण कर रहा है या इस तरह का कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 1850 का एक जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम बना था तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर यह व्यवस्था की गई थी कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि धर्म या जाति किसी ने परिवर्तित कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अधिकारों को कम कर देंगे। 2005 में यहाँ पर एक संविधान संशोधन हुआ है
ये तो जो कानून बना था 1850 वाला, ये खास करके एससी और एसटी जातियों के लिए बनाया गया था, यानी खास करके इन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश मिल जाए, इसके लिए कानून बनाया गया था 2005 में। यहाँ पर क्योंकि 1990 के दशक में आपको पता होगा ओबीसी को भी ऐड कर दिया गया। अब जरूरी ये था कि ओबीसी वालों को भी यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिले। 2005 में यहाँ पर एक संविधान संशोधन हुआ है, 93वां 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। तो यहाँ पर इसके तहत 23 जनवरी 2006 को कानून बना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही लगभग शिक्षा से संबंधित है। 93 में क्या है, जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों को आप देखेंगे पिछड़े वर्गों को यहाँ पर एजुकेशनल संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए बनाया गया था। और 1850 वाला भी यहाँ पर सरकारी स्कूलों में दलितों को भर्ती करने की इजाज़त देने के लिए बनाया गया था। दोनों में समानता है। इन सब के अलावा 1989 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बना है, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना है। इसमें भी आप जानते होंगे। इसके अलावा संविधान ने अस्पृश्यता उन्मूलन का जो है एक मौलिक अधिकार बना दिया है, और इसके संदर्भ में भी यहाँ पर इसका उपयुक्त आरक्षण संबंधी उपबंध यहाँ पे लागू किए गए हैं। तो 1989 का अत्याचार निवारण अधिनियम है, दलितों और आदिवासियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके विरुद्ध हो रही हिंसा या अपमानजनक व्यवहार से इनकी रक्षा करता है, इसके लिए बनाया गया है। आप फिर भी देखते हैं इन सब के बावजूद भी आज भी समाचारों में इनके खिलाफ अत्याचार थम नहीं रहा है। आज भी समाचार पत्रों में, टीवी, रेडियो वगैरह संचार माध्यमों में आप इनके खिलाफ लगातार इनके विरुद्ध अत्याचार, भेदभाव सहित मामले आज भी भारत में देखने को मिलते हैं। इतने सारे प्रावधान बनाने के बावजूद भी आज भी रुक नहीं रहे हैं। इसका कारण साफ साफ स्वभाव में है, बताया गया। जब तक लोगों की हैबिट चेंज नहीं होगी, लोगों का जो मानसिक नजरिया है वो चेंज नहीं होगा, तब तक आप इन्हें नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ वही चीज़ें बताई गई हैं। कोई सरकारी कार्रवाई अकेली सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकती है। इसके लिए क्या है, जन सहयोग की आवश्यकता है। यानी जब तक लोग तैयार नहीं होंगे, जब तक यहाँ पर जनता तैयार नहीं होगी, तब तक ये नहीं रुकेगा। यानी जब तक लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक ये नहीं रुकने वाला है। तो यहाँ पर तमाम विचारक भी हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर लोगों में चेतना लाने का प्रयास किया, जैसे ज्योतिबा फुले हैं, योतीदास हैं, पेरियार, अंबेडकर, अनेक दलित नेता हुए हैं। इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के दौर में संघर्ष और आंदोलन चलाए हैं। इसके बाद भी आप देखेंगे आज के समय में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी और कर्नाटक की दलित संघर्ष समिति जो है, तमाम समकालीन राजनीतिक संगठन है जो कि इनके अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। खास करके यहाँ पर कोई ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। इसके बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ अस्पृश्यता के बारे में डिटेल में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉलिटी में भी पढ़ चुके हैं। तो आई होप आज हम यहाँ पर पार्ट 1 में अपनी जो बात है समाप्त कर रहे हैं। अब अगला वाला जो पार्ट आपका वीडियो आएगा, इसके बाद वाला जो टॉपिक बचा हुआ है वो आप उसमें देखेंगे। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और जो भी आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप क्लियर हो गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।